धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम सबके पूजनीय हैं और वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो खुद बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में दास बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। जो स्वयं बालाजी सरकार का दास हो उसका तो पूरे विश्व में महिमा मंडन है। तो जो पार्टी उनका उपयोग करेंगी उस पार्टी को उपयोग होगा। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के वो सब आगे बढ़ रहे हैं हमारे महाराज जी, और हम सब इस एजेंडे में उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पर महाराज जी जहाँ चाहेंगे उस तरफ वो लोगों को मोड़ सकते हैं। अद्भुत शख्सियत हैं वो। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अरुण उपाध्याय जी, जो कि राजनगर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है इनका और लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। छतरपुर ज़िले से लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बागडोर भी कई बार संभाल चुके हैं और कई बार सक्रिय रहे हैं चुनाव में। तो आज इनसे जानते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच में राजनगर विधानसभा के विषय में वो क्या सोचते हैं। अरुण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप राजनगर विधानसभा से हैं, लगातार आप सक्रिय हैं, तो क्या इस बार मन बना चुके हैं, चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, मैंने स्वयं करी मैं कहूँ तो विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और विद्यार्थी परिषद में प्रदेश की जिम्मेदारी से लेकर के संगठन मंत्री के नाते पूर्णकालिक जीवन जिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा विस्तारक से लेकर के लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है। और इतना ही नहीं, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे दादाजी ने, फिर मेरे पिताजी ने, जब जनसंघ का ज़माना 1975 के आसपास हुआ करता था, तब मेरे पिताजी उस समय गवर्नमेंट शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने जनसंघ के लिए काम करते हुए आपातकाल के समय उन्हें ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें अपने नौकरी के से त्यागपत्र देना पड़ा। और उन्होंने जनसंघ में रहते हुए काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करके इस क्षेत्र में भाजपा को सींचने का काम किया है। जब यहाँ गिने चुने लोग हुआ करते थे उस समय हमारे पिताजी पूज्य श्री मैयादीन उपाध्याय जी उमा भारती के साथ मिलकर के यहाँ पार्टी को गढ़ने का काम करते रहे और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी में दिन रात मेहनत करके एक कार्यकर्ता के नाते, श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया है। तो अपेक्षा मेरी भी है कि हम जब तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं तो कब तक कार्यकर्ता बन करके रहेंगे। अपेक्षा सबकी राजनीतिक क्षेत्र में होती है और मैं भी लगातार प्रयासरत हूँ कि 2023 में चुनाव लड़ूंगा। पहली प्राथमिकता मेरी भारतीय जनता पार्टी है, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी में लगातार सेवाएं दी हैं, आपके परिवार ने सेवाएं दी हैं, लेकिन राजनगर विधानसभा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में असफल नज़र आई है। राजनगर विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाई है। क्या कारण देखते हैं कि क्यों असफल रही भारतीय जनता पार्टी राजनगर विधानसभा में? देखो, सबसे बड़ा जो कारण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब मैं लोगों के बीच में लगातार जाता हूँ तो एक बात निकल के बड़ी प्रमुखता से आती है कि स्थानीय प्रत्याशी का ना होना राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब से विधानसभा 2008 में लगभग मुझे जो ध्यान है अस्तित्व में आई है, तब से लेकर के अभी तक जो भी प्रत्याशी आए हैं वो इस विधानसभा के बाहर के लोग आए हैं। इस कारण से इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अछूती रह जाती है कि सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है। जब ये छतरपुर का एरिया हुआ करता था, हमारा बमीठा बसारी वाला एरिया, तब यहाँ विधायक छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। हमारे उस समय के आदरणीय उमेश शुक्ला जी यहाँ विधायक थे। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को 3 बार एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं होते, 2 बार होते हैं। 3 बार हमने प्रयास किए। अब एक बार यदि यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने में कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आए, स्थानीय प्रत्याशी को दे और पलक पावड़े बिछा करके यहाँ की जनता ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पर अहम मुद्दे क्या देखते हैं राजनगर विधानसभा में? जैसे कि चुनावी वर्ष है तो विषयों पर भी बात होगी कि ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर जनता नाराज़ है, या फिर कहें कि वर्तमान विधायक जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके कामों से आपका कहना है कि जनता संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो फिर क्या मुद्दे हैं, क्या विषय हैं जिसकी वजह से वो संतुष्ट नहीं है? ऐसे क्या विषय हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, निसंकोच हमें और आपको सबको ज्ञात है
कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके अग्रणी विकासशील राज्यों में आज खड़ा हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें आप, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे सड़कों का जो जाल मध्य प्रदेश के अंदर बिछा है वो निश्चित तौर पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। और जब से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में विकास हुआ है वो हम और आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री यहाँ हुआ करते थे मध्य प्रदेश के अंदर, तो लोग कहा करते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, क्लियर नहीं हो पाता था। लोग रास्ते में, हमारी माताएं बहनें डिलीवरी हो जाया करती थी गड्ढों के कारण, अस्पताल नहीं पहुँच पाते थे। ये बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ उस समय की दिग्विजय सिंह सरकार में रही हैं। डिब्बी में रह कर के बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती थी। आज 24 घंटा लाइट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गुंडागर्दी भय मुक्त क्षेत्र हुए हैं। पहले 6 बजे के बाद आप कहीं जाओ तो लगता था लूट ना हो जाए। आतंक, डाकू, गुंडा, माफिया सब जगह आपको बड़ी संख्या में दिखते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के 4 चांद मध्य प्रदेश के अंदर लग रहे हैं और आदरणीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के 60 सालों में नहीं हो पाया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप किन विषयों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पे राजनगर विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़ते हैं और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के उपरांत आप ऐसे कौन से काम करने वाले हैं राजनगर विधानसभा के लिए या फिर यहाँ की जनता के लिए, वो क्या मुद्दे हो सकते हैं? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट का प्रयासरत हूँ इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे इस विधानसभा के प्रत्याशी यदि बनाती है स्थानीय प्रत्याशी के नाते, तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 3 हैं। एक तो इस क्षेत्र में जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ना होने के कारण जो इस विधानसभा अछूती रह जाती है, सबसे पहला मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है भाजपा की झोली में राजनगर विधानसभा को कैसे डाला जाए। जब राजनगर विधानसभा भाजपा विजयी होकर के जाएगी, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास में हमें एक आगे आकर के काम करने में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जब जनता का प्रतिनिधि कोई बनता है तो उसके अंदर एक ताकत, एक पावर, एक जज्बा होता है काम करने का। तो हमारे क्षेत्र में आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पे हमारी सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहां रह गई हैं जहां पानी की गर्मियों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन माननीय मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं वो हर घर जल के माध्यम से टोटी लगाकर जो पानी भेज रहे हैं उसके माध्यम से काम भी हो रहे हैं। कई गाँव में ऐसे होता है कि सरपंच लोगों के भ्रष्टाचार के चलते सरकार तो योजनाएँ देती हैं लेकिन वो योजनाएं निश्चित तौर पर गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और दूसरा जो हमारा इस एरिया में गंगवाहा है, यहाँ खनन की बड़ी समस्या हो रही है और झूठे प्रकरण लोगों पर जो लगाए गए हैं स्थानीय प्रत्याशी यहाँ जो रहे हैं अरविंद पटेल जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर झूठे ऐसे प्रकरण दर्ज करवा दिए हैं। खनन माफिया के 9 लाख का, किसी का 13 लाख का, किसी का 10 लाख का। एक्चुअल में उन लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो छोटी सी दुकान खोल के, गुमटी खोल के रास्ते गुटखा, बीड़ी और बिस्किट 5-5 रुपए की बेच के अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनके ऊपर प्रकरण बने 9 लाख, 12 लाख, 13 लाख खनिज के। और उनके मंडल महामंत्री वहाँ खनन माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, खनन कर रहे हैं। अभी भी आप जाओगे तो उनके घर के सामने बहुत बड़ा ढेर आपको बालू का मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी एक लड़ाई ये भी है कि यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी के नाते लोगों को मजबूती मिले, लोगों की जो मांग है उसको आप लोगों के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भेजने का भी मेरा आग्रह है। और दूसरा मेरा जो है कि इस क्षेत्र में जो बिचौलिए और अभी वर्तमान समय में जो माफिया पनप रहे हैं इनको तत्काल बंद करवाया जाएगा और लोगों को सही न्याय मिल सके, लोगों के साथ द्वेष भावना ना हो, लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित न किया जाए कि इस व्यक्ति इसका व्यक्ति है, इसका व्यक्ति, इस कारण से उस पर झूठे प्रकरण न लगाए जाएँ। कुल मिला के सीधा उद्देश्य यदि मुझे पार्टी चुनती है, जनता चुनती है तो जनता के साथ न्याय हो, शांति कायम हो और एक अच्छा वातावरण इस क्षेत्र के अंदर बन सके। मेरा यही मुख्य उद्देश्य रहेगा। जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रत्याशी पर बात कही, उन पे ऐसे ही बातें रखी कि वो प्रकरण बनवाते हैं, तो क्या पार्टी में भी यहाँ पे गुटबाजी देखी जा सकती है कि पार्टी भी अलग अलग खेमों में बटी हुई है? भारतीय जनता पार्टी राजनगर क्षेत्र में या कहें छतरपुर ज़िले में अलग अलग खेमों में बटी हुई नज़र आती है। पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत स्वभाव भी रहा है, सच है, मैं सच को सच के आधार पर बोलता हूँ। और आज आप यदि देखेंगे तो यहाँ जो जनसंघ के ज़माने का कार्यकर्ता वो प्रताड़ित है, वो पीड़ित है,
उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जनसंघ के ज़माने का जो कार्यकर्ता जिन्होंने चने खा करके संकट में रह कर के इस विधानसभा राजनगर के अंदर, छतरपुर के अंदर जो पार्टी को खड़ा किया है, जब उनकी पूछ-कूट यदि नहीं होगी तो आप किस आधार पर 2023 के अंदर राजनगर विधानसभा को जीतेंगे? राजनगर विधानसभा को यदि हमें जीतना है और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है तो जनसंघ के ज़माने के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर जा कर के उनकी पूछ परख करनी होगी, उनका मान सम्मान बनाना पड़ेगा। उनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे मेरे पिताजी जनसंघ के ज़माने के कार्यकर्ता हैं, तो मैं दूसरे का उदाहरण ना देकर के अपना कहूँ तो मेरे पिताजी के ऊपर अरविंद पटेल जी ने 3 से लेकर 4 झूठे प्रकरण दर्ज करवाए हैं। ऐसे और भी कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की बात करता है या विधानसभा में घूमने लगता है या उसका थोड़ा सा जनाधार और लोगों में लोकप्रियता बढ़ती है, अरविंद पटेल जी को पेटनी में पचता नहीं, उनका पेट दर्द होने लगता है। तो निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2008 से 3 बार हम लोग बाहरी लोगों को लड़ा चुके हैं और तीनों बार हमारी भारतीय जनता पार्टी को दुख के साथ कहना पड़ा कि हार का सामना करना पड़ा। यदि स्थानीय प्रत्याशी होगा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये 20,000 से ज़्यादा वोटों से विधानसभा जीतेगी और कोई भी ताकत विधानसभा जीतने से भाजपा को नहीं रोक पाएगी यदि स्थानीय प्रत्याशी हुआ तो। विगत समय कुछ तस्वीरें और भी आपकी वायरल हुई थी कि आप अन्य पार्टियों के भी संपर्क में नज़र आए थे, अन्य पार्टी वाले भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या बात है इसमें, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, मेरा सीधा उद्देश्य है कि यदि अरविंद पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय लड़ना पड़े तो मैं चुनाव निश्चित तौर पर अरविंद पटेल जी के खिलाफ लड़ूंगा और मुझे इसके लिए जो कुर्बान करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। तो कौन कौन सी पार्टी आपसे संपर्क कर चुकी है? इसमें कुछ बातें सामने भी आई थी, कुछ लोग आपसे मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, तो किस किस ने अब तक संपर्क किया आपसे? देखो, आदमी के मनुष्य का स्वभाव, संबंध और व्यवहार सबसे होते हैं। कांग्रेस के लोगों से भी मेरे संबंध है, बहुजन समाज पार्टी वालों से भी मेरे संबंध है। मैं लंबे समय तक जब सागर के अंदर रहा तो वहाँ मेरे सबसे एक नैतिकता के आधार पर पार्टियाँ अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव का स्वभाव है तो मित्रता सबसे होती है। तो मित्रता के नाते सारे दल संपर्क में हैं, सारे दल संपर्क कर रहे हैं, लेकिन निर्णय मुझे करना है कि दल से लड़ना है यदि अरविंद पटेल को पार्टी टिकट देती है कि बिना दल के लड़ना है। यदि पार्टी यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को बनाती है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी होगी, हमें ना दे करके पार्टी हम करें किसी और को स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दे। लेकिन हमारा उद्देश्य एक है कि ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए और यहाँ एक स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिले और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता जब से विधानसभा बनी है खुले और इस विकास की और तेज गति से यहाँ विकास हो। अब आपसे अंतिम प्रश्न की, राजनगर विधानसभा की बात हो रही है, इस क्षेत्र की जब बात होती है तो एक शख्सियत का उल्लेख होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, बागेश्वर धाम। तो 2023 के चुनाव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की क्या भूमिका रहेगी राजनगर विधानसभा के चुनाव में, या कहें छतरपुर के चुनाव में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम सबके पूजनीय हैं और वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो खुद बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में दास बन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। जो स्वयं बालाजी सरकार का दास हो उसका तो पूरे विश्व में महिमा मंडन है। तो जो पार्टी उनका उपयोग करेंगे उस पार्टी को उपयोग होगा। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के वो सब आगे बढ़ रहे हैं हमारे महाराज जी, और हम सब इस एजेंडे में उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर महाराज जी जहाँ चाहेंगे उस तरफ वो लोगों को मोड़ सकते हैं। अद्भुत शख्सियत हैं वो, हमारे लिए आराध्य पूज्य हैं सबके लिए। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए अरुण जी धन्यवाद। हमारे साथ थे अरुण उपाध्याय जी, जिन्होंने बात रखी राजनगर विधानसभा के विषय में, अपनी बातें रखी और बताया कि यहाँ पर जनता की एक रुझान सामने आ रहा है कि क्षेत्रीय व्यक्ति चाहिए है, क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए है, और अगर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय प्रत्याशी लाती है तो जनता भी क्षेत्रीय प्रत्याशी की ओर ही अग्रसर होगी।